हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक ह्यूमन स्टमक के बारे में, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टमक है वो एक जे शेप का ऑर्गन है और सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का। ये सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। ये जे शेप का ऑर्गन है, इसका जो शेप है दैट इज जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन। और हम इसको स्टमक को जनरली जैसे लीवर के लिए हम लोग वर्ड हिपैटिक यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग स्टमक के लिए एक वर्ड यूज करते हैं गैस्टर। अ वर्ड इज यूज्ड फॉर स्टमक, उसको कहते हैं गैस्टर। ह्यूमन स्टमक को अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन स्टमक के स्ट्रक्चर में हमको दिखेगा कि एक जो है ये फूड पाइप जो हमारा आता है, हमारा ये फूड पाइप हो गया, दिस इज आवर फूड पाइप, ये हमारा फूड पाइप हो गया। और इस फूड पाइप की जो एंट्री होती है वो एक बड़े से बैग, थैले लाइक थैला जैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि ये वाइडेस्ट है, तो ये आपका एक वाइडेस्ट पोर्शन इस तरह का नजर आता है। और एक तरफ अगर हम देखें तो जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा नैरो है, और एक तरफ का कर्वेचर देखें तो ग्रेटर कर्वेचर है। ये इस तरह का जो है हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है ये खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो ये हो गया ड्यूडेनम, ये हमारा ड्यूडेनम वाला पोर्शन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन हो गया। तो ये जो स्टमक है ये जे शेप्ड ऑर्गन है। और ये जो जे शेप्ड का ऑर्गन है, अगर हम ये वाला हिस्से की बात करें, ये इसमें जो स्टमक है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लेसर कर्वेचर होता है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये लेसर कर्वेचर है, दिस इज लेसर कर्वेचर, ओके। ये लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर ऑफ योर स्टमक। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, जो इधर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये दिस पोर्शन, इट इज द ग्रेटर कर्वेचर। ये कौन सा हिस्सा है? ये है ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर है। और जो हमारा लेसर कर्वेचर होता है उसका अगर हम लोकेशन देखें तो हमारे स्टमक के पोस्टीरियर साइड पर ये मिलेगा, हमें इधर मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस की तरफ मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस की तरफ हमको ये मिलेगा। और जो ग्रेटर जो कर्वेचर है वो हमें किधर मिलेगा? इट इज ऑन द एंटीरियर, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है स्टमक का, तो ये एंटीरियर सरफेस की तरफ मिलेगा, एंटीरियर सरफेस की तरफ हमें ग्रेटर कर्वेचर मिलेगा, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि जो स्टमक है वो उसके और भी रीजन्स की अगर हम बात करें तो हमारे स्टमक के जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं। आवर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में हमारा स्टमक डिवाइडेड है। तो वो जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये कार्डियक पार्ट है, जो यहाँ जो हिस्सा खुल रहा है दिस इज कार्डियक, ये कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक है। ये जो हिस्सा इधर है वो फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक है। ये जो मेजर पोर्शन है ये बॉडी ऑफ द स्टमक है। और ये आपका जो चौथा पार्ट है वो पाइलोरिक एंट्रम, उसको पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। जो चौथा पार्ट है पाइलोरिक पार्ट भी कहते हैं, या आप इसको एंट्रम कह सकते हैं। दिस इज एंट्रम, दिस इज एंट्रम, या आप इसको कह सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है आप इसको पाइलोरिक एंट्रम भी कह सकते हैं। ये पाइलोरिक पार्ट है या पाइलोरिक एंट्रम भी इसको हम कह सकते हैं। तो आवर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू दीज 4 पार्ट्स।
और काफ़ी स्पेशियस है। ये जो हमारा स्टमक है इट्स ये बहुत ही स्पेशियस है। स्टमक जो है आपका वो बहुत स्पेशियस होता है। सो इट्स अ वेरी स्पेशियस ऑर्गन, इट इज़ वेरी वेरी स्पेशियस। ठीक है। और एंटीरियर साइड पे आप देखो, ये जो इसका एंटीरियर वाला हिस्सा है वो ईसोफेगस से अटैच्ड है। और ये कौन सा हिस्सा है? ये पोस्टीरियर साइड पर ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो आपका एंटीरियर साइड है वो ईसोफेगस से अटैच है और पोस्टीरियरली ये जो है ड्यूडेनम से अटैच्ड है। दूसरा, इट्स एन हॉलो ऑर्गन, इसके अंदर जगह होती है, हॉलो होता है, ये जे शेप्ड का है। और ये जो ईसोफेगस से जो ईसोफेगस स्टमक में एंटर करता है तो उसको हम कहते हैं इसको, ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कार्डियक ओरिफिस हम कहते हैं, कार्डियक ओरिफिस। ठीक है। तो कार्डियक ओरिफिस कौन सा हो गया हिस्सा? ये जो ओपनिंग हो रही है दिस वन, ये जो ओपनिंग आप देख पा रहे हो यहां पे जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। दिस ओपनिंग, यहां जो ओपनिंग है इसको कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। तो ईसोफेगस, और ये कौन सा पार्ट है? ये ईसोफेगस का पार्ट है। दिस इज ईसोफेगस, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है वो कार्डियक ओरिफिस, ये जो ओपनिंग है ईसोफेगस की जो स्टमक में एंटर कर रही है उस ओपनिंग को कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। तो कार्डियक ओरिफिस से वो खुलता है स्टमक के अंदर, ईसोफेगस। और ये जो स्टमक है, स्टमक इस ड्यूडेनम में कैसे खुलता है? ये जो स्टमक है इस ड्यूडेनम में खुलता है एक दूसरे ओरिफिस से जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। पाइलोरिक ओरिफिस जो कि कहीं जो कि यहाँ पर ये जो ओपनिंग हो गई यहाँ पर, ये पाइलोरिक ओरिफिस आप इसको कह सकते हो। ये जो ओपनिंग है इसको आप कह सकते हो पाइलोरिक ओरिफिस, पाइलोरिक ओरिफिस। तो ये जो है पाइलोरिक ओरिफिस, ये वाला जो हिस्सा है ड्यूडेनम में खुलता है, इस ओपनिंग को पाइलोरिक ओरिफिस कहते हैं। द स्टमक ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम इज पाइलोरिक ओरिफिस। जो अगर हम कार्डियक पार्ट की बात करें, इसको क्यों कहते हैं कार्डियक पार्ट? ये जो हिस्सा है इसको कार्डियक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर ये जो कार्डियक वाला ये जो कार्डियक हिस्सा, इसलिए इसको कह रहे हैं बिकॉज हार्ट इज लोकेटेड यहाँ पर। कार्डियक पार्ट की अगर हम बात करें, वाई वी से कार्डियक पार्ट, तो कार्डियक पार्ट इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कार्डियक पार्ट, ये जो वाला हिस्सा है यहाँ पर क्या है, इसको कार्डियक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर इसके नज़दीक, बिकॉज हार्ट इज प्रेजेंट नियर दिस। ठीक है। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, इसीलिए हम इसको कार्डियक कह रहे हैं। ठीक है। हार्ट के नज़दीक होने की वजह से इसको कार्डियक कहते हैं। और जो यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाएगा जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच का स्फिंक्टर, यहाँ पर एक स्फिंक्टर मिलेगा, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा इस ओपनिंग पर। ये जो कार्डियक ओरिफिस की ओपनिंग है यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा एंड द नेम ऑफ द स्फिंक्टर विल बी, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक ये मसल्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होंगे और इस मसल्स का ये जो इसका नाम होगा कार्डियक स्फिंक्टर। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक तरह के मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर जो हैं एक तरह के मसल्स होते हैं। तो ये जो ओपनिंग है ना, ये जो ईसोफेगस और स्टमक की जो ओपनिंग है वहां पर प्रेजेंट होगा कार्डियक स्फिंक्टर, बट इट इज नॉट अ ट्रू वेल्व। ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये कोई वेल्व, ट्रू वेल्व नहीं है, ये वेल्व नहीं है। देखो बेटा, स्फिंक्टर और वेल्व में अंतर होता है। वेल्व जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए होता है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो ये जो स्फिंक्टर है ये ट्रू वेल्व नहीं है, नॉट अ ट्रू वेल्व, नॉट अ ट्रू वेल्व, इट्स नॉट अ ट्रू वेल्व। तो रिमेंबर, इट्स नॉट अ ट्रू वेल्व, ये वेल्व नहीं है। हाँ, ये फंक्शनल स्फिंक्टर है। यहाँ पर एक ग्रुप, एक ये जो ना सर्कुलर मसल्स, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में यहाँ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मसल्स क्या करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, यहाँ डायग्राम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ईसोफेगस है ना, इसको ऐसे कभी ये कंस्ट्रिक्ट कर लेंगे। ये मान लो ये स्टमक का हिस्सा है आपके, ये स्टमक का हिस्सा ऐसे है,
तो ये कभी यहाँ पे ये प्रेस करके इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो यहाँ जो मसल्स होंगे वो इसको दबा देंगे, और कभी इसको रिलैक्स कर लेंगे तो ये जो ईसोफेगस है इसकी ओपनिंग जो है ऐसे हो जाएगी, ये ओपनिंग ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये कभी रिलैक्स होंगे, जब रिलैक्स होंगे तो ये देखो ओपनिंग इनकी खुल गई, और कभी ये दबा लेंगे, ये दब जाएंगे, ऐसे दब जाएंगे तो ये ओपनिंग बंद हो जाएगी। तो यही स्फिंक्टर का काम होता है, स्फिंक्टर्स यही काम करते हैं। फंडस जो है वो कॉमनली फिल्ड विथ एयर या गैस, ये जो एरिया होता है ना, एयर या गैस से भरा रहता है। और जो मेन पार्ट ऑफ द स्टमक है वो कौन है, बॉडी। मेन पार्ट ऑफ द स्टमक कौन है, बॉडी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। बॉडी क्या है, मेन पार्ट ऑफ द स्टमक, मेन पार्ट ऑफ द स्टमक जो है वो बॉडी है। और उसके बाद आपका लास्ट पोस्टीरियर पार्ट जो आता है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक, पाइलोरस, पाइलोरस। और जो पाइलोरिक पार्ट है वो पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो ये आपका पाइलोरिक एंट्रम हो गया और ये पाइलोरिक कैनाल हो गया, ये दो पार्ट में आपके होंगे। द पाइलोरिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। सो दिस इज पाइलोरिक एंट्रम एंड दिस वन इज पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल, इसको कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। और जो ओपनिंग है यहां पर, ये जो स्टमक की ओपनिंग है, ये ड्यूडेनम में जो ओपनिंग खुल रही है, यानी यहां पर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं, यहां पर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं। और इन मसल्स को कहते हैं, यहां पर जो मसल्स हैं इन मसल्स को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। यहां पे जो मसल्स हैं बेटा उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। ये मसल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ये कंस्ट्रिक्ट ऐसे करेंगे, जब कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ओपनिंग बंद हो जाएगी, जब रिलैक्स करेंगे तो ओपनिंग खुल जाएगी। तो ये जो स्फिंक्टर हैं, चाहे पाइलोरिक के हों चाहे कार्डियक के स्फिंक्टर्स हों, ये करते क्या हैं, दे रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द दे रेगुलेट दिस ओपनिंग, they regulate the opening of esophagus into stomach and this regulate the opening of pylorus और stomach into duodenum। ये हमेशा खुले नहीं रहते, ये तभी खुलेंगे, ये तभी परमिशन देंगे जब फूड का पार्शियल, जब फूड यहां आता है तो कम से कम उसका पार्शियल डाइजेशन हो जाए, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड करते हैं ओपनिंग को। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारा स्टमक है उसका काम क्या है, हमारा स्टमक फूड को स्टोर करता है, स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए हमारा जो स्टमक है वो फूड को स्टोर करता है फॉर सम टाइम्स। और फूड स्टोर करने के बाद यहां पर होती है चर्निंग। स्टमक में आपके एक प्रोसेस होती है चर्निंग, चर्निंग। यहां पे मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, तो फूड को यहां चर्न किया जाता है। चर्निंग मतलब कि आपकी जो फूड होती है ना उसको ब्रेकिंग, यानी यहां भी देखो मैकेनिकल, यहां पर मैकेनिकल प्रोसेस है। चर्निंग इज ए मैकेनिकल डाइजेशन। एक तो आपके दांतों ने मैकेनिकल डाइजेशन शुरू किया था, ब्रेकिंग किया था फूड का, और दूसरा जो मैकेनिकल रोल है वो चर्निंग स्टमक करता है। तो इस स्टमक क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है छोटे छोटे पीसेस में, उसको हम कहते हैं चर्निंग। ठीक है। और आप जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उनमें पाया जाता है एक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है स्टमक की वॉल में। द वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इनके सिक्रीशन, इनका जो सिक्रीशन होता है, दे आर सिक्रीटरी इन फंक्शन एंड द सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय देम, उनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो इसके बारे में हम अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारा स्टमक है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस होते रहते हैं। जब फूड नहीं होता है, ये बात ध्यान लेने की है कि हमारे स्टमक में ये जो मैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स ऐसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये फोल्ड्स हैं बेटा। ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको ऐसे बना रहा हूँ, दीज आर फोल्ड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक व्हेन, ये फोल्ड्स निकल कर आते हैं। ये फोल्ड्स हैं जो हमारे स्टमक में बने रहते हैं। कब?
व्हेन नो फूड इन स्टमक, जब स्टमक में फूड नहीं होता है तो हमको जो म्यूकोसा होती है, अभी बताऊंगा आपको, एक म्यूकोसा लेयर होती है। तो जब फूड नहीं होता है स्टमक में तो म्यूकोसल फोल्ड्स नजर आते हैं, म्यूकोसल फोल्ड्स नजर आते हैं। ये जो फोल्ड्स मैंने बनाया है इसको हम र्यूगी कहते हैं, र्यूगी, र्यूगी। इस र्यूगी से क्या फायदा होता है कि ये वाला वॉल और ये वाला वॉल जो स्टमक का है वो कोलैप्स नहीं करता, ये प्रिवेंट करते हैं वॉल्स की कोलैप्सेशन को। तो ये फोल्ड्स निकल आते हैं इधर से, खूब सारे इस वॉल से और इस वॉल से फोल्ड्स निकल आएंगे। तो बीच में ये फोल्ड्स, जो फोल्ड्स होते हैं वो बीच में ऐसे दोनों वॉल को मेंटेन रखते हैं, यानी दोनों स्टमक की वॉल को ये कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये इनका रोल होता है, ठीक है। तो वॉल ऑफ स्टमक जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, स्टमक की जो वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और जैसे ही फूड आएगा र्यूगी डिसअपियर हो जाती है बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ फूड र्यूगी गेट्स डिसअपियर्ड, ठीक है। और स्टमक का जो ये म्यूकोसा लेयर है, स्लाइड चेंज कर लेते हैं। आई होप स्टमक का स्ट्रक्चर तो आपको बहुत कुछ समझ में आ ही गया, स्ट्रक्चर हमारा जो है स्टमक का। अब बात कर लेते हैं कि जो म्यूकोसा होता है स्टमक में, जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, जो म्यूकोसा होता है स्टमक का बेटा, वो उसमें वो हाईली ग्लैंडुलर होता है। म्यूकोसा क्या होता है? हाईली ग्लैंडुलर होता है, हाईली ग्लैंडुलर मतलब सिक्रीटरी होता है। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लगभग मिलियंस आप कह सकते हो, मिलियंस, और इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। मिलियंस होते हैं, और इसको आप कह सकते हो, ये जो ग्लैंडुलर है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इन्हीं को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम कहते हैं, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं यही सिक्रीशन करते हैं, दे आर सिक्रीटरी इन नेचर, यही सिक्रीशन करते रहते हैं। और जो नेक्स्ट, अगर हम इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो अगर हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, लेट अस कम टुवर्ड्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और वेल्व और स्फिंक्टर में तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि वेल्व्स जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराते हैं, और स्फिंक्टर और वेल्व में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों में अंतर होता है। तो अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये 3 तरह के होते हैं। हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो इपिथेलियल होती है ना, जो ऑर्गन को कवर करती है टिश्यूज, वो इपिथेलियल टिश्यूज कही जाती है, और वही जो है मॉडिफाई होकर ग्लैंडुलर बन जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बन जाते हैं। तो अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को देखें तो हमको इसमें 3 तरह के सेल्स नजर आएंगे, यानी 3 तरह के जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इसमें हमको स्टमक में, अभी हम उनका सेक्शन जब हम कट करेंगे स्टमक का तो उनको देखेंगे, 3 तरह के सेल्स नजर आएंगे। एक को हम कहते हैं चीफ सेल्स, एक का नाम है चीफ सेल्स, या इनको कहते हैं पेप्टिक सेल्स, या कहते हैं जाइमोजेनिक सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स। जो दूसरे होते हैं उनको कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, या पेराइटल सेल्स भी इनको कहा जाता है, पेराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द म्यूकस सेल्स, और टेक्निकली कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं, जो हमारे जो चीफ सेल्स हैं या जो जाइमोजेनिक सेल्स हैं, ये बेसल होते हैं, यानी नीचे प्रेजेंट होते हैं, बेसल इन लोकेशन, दे आर बेसल एंड दे सिक्रीट। इनका जो मेन काम है वो क्या सिक्रीशन करना है, ये मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। बेसिकली ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में ये वाले जो सेल्स होते हैं, इस गैस्ट्रिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पोर कर देते हैं।
ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये प्रो फॉर्म में होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं, यानी इनएक्टिव होते हैं। जो भी एंजाइम सिक्रीट करते हैं ये प्रो एंजाइम्स हैं, ये इनएक्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से एंजाइम होते हैं अभी हम उसको देखेंगे। अगर हम ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करें तो ये थोड़े बहुत ज्यादा और मोस्ट न्यूमरस होते हैं। दे आर लार्ज, वर्ड पे आपको फोर्स रखना है, मैंने कहा लार्ज एंड मोस्ट, ज्यादा होते हैं ये सेल्स। मोस्टली दे आर प्रेजेंट एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड वॉल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साइड्स में, साइड वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और पेराइटल सेल्स क्यों कहते हैं इनको इसलिए पेराइटल सेल्स कहते हैं क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, जब हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, जो इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको पेराइटल हम कहते हैं। और ये चीफ इनका जो सिक्रीशन है, दे सिक्रीट HCl, दे सिक्रीट HCl सिक्रीट करते हैं, और साथ ही साथ एक कैसल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। कैसल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस होता है। इट इज मेड अप ऑफ ए ग्लाइकोप्रोटीन। व्हाट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन? जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन का कंजुगेशन हो। अगर ग्लूकोज और प्रोटीन एक साथ कंजुगेट होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो दे सिक्रीट HCl एंड ये गैस्ट्रिक जूस में HCl सिक्रीट, जो HCl प्रेजेंट होता है वो ये सिक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में ये कैसल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर भी सिक्रीट करते हैं। इनका काम क्या है? ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, इसका बेसिक जो मेन फंक्शन है बेटा वो क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि ये विटामिन B12 को जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, इनका मेन काम है कि दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसको आप याद रखेंगे कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कैसल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर्स, जो कि एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे फूड में जो विटामिन B12 वगैरह होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें गॉबलेट सेल्स की, तो गॉबलेट सेल्स तो थ्रू आउट द इपिथीलियम प्रेजेंट है, थ्रू आउट द इपिथीलियम, एवरीवेयर, हर जगह ये प्रेजेंट होंगे, थ्रू आउट, दे प्रेजेंट थ्रू आउट एंड दे सिक्रीट म्यूकस। इनका जो मेन सिक्रीशन है वो है म्यूकस सिक्रीट करना, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सो लेट अस change the slide and talk something more about the gastric juice. Let us talk about the gastric juice. अब जो gastric juice है उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे ये जो चीफ सेल्स थे, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वो कौन कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? तो द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन सी हैं? और मैंने आपको बताया कि ये इनएक्टिव फॉर्म्स में जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोड्यूस करते हैं, एक एंजाइम है पेप्सिनोजेन, एक एंजाइम है प्रोरेनिन। बेटा रेनिन में स्पेलिंग जो है यही लिखनी है, RENN, अगर सिंगल N लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये बात को याद रखना है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज एंड अमाइलेज। स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत कम अमाउंट में गैस्ट्रिक, मेनली ये दो एंजाइम्स होते हैं और बहुत कम अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज और अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीफ सेल्स में ये जो है प्रेजेंट होते हैं। और एक चीज मैं तुमको और बता दूं कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है बहुत कम डाइजेशन करता है फैट का, बहुत कम। और ये जो प्रोरेनिन है, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके लिए, और वो इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि ये जो प्रोरेनिन होता है, इट इज ओनली एंड ओनली सिक्रीटेड इन यंग मैमल्स। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स में भी ये प्रेजेंट है तो ये बच्चों में जो है प्रेजेंट होगा, यंग
ह्यूमन बींग्स में होगा, ओल्ड लोगों में ये प्रोरेनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इट इज नॉट सिक्रीटेड इन अडल्ट मैमल्स, प्रोरेनिन इज नॉट सिक्रीटेड इन अडल्ट मैमल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब अगर हम बात करें कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि जो ये गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होगा। अब देखो इसमें HCl प्रेजेंट है तो बहुत एसिडिक होगा, है कि नहीं, वेरी एसिडिक, क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट है ना। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है, वेरी एसिडिक। इसके पीएच की बात करें तो ये 1.5 से लेकर 2.5 तक प्रेजेंट हो सकता है। इसका जो पीएच का रेंज है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक प्रेजेंट हो सकता है। इट्स वेरी एसिडिक बिकॉज ऑफ HCl। ठीक है, और इन्फेंट्स का जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इन्फेंट्स का अगर हम बात करें, जो इन्फेंट्स न्यूली बॉर्न बेबीज होती हैं उनकी जो जूस का पीएच है, इन्फेंट्स का जो गैस्ट्रिक जूस है उसका जो पीएच है वो 5 होता है, 5.0 होता है इन्फेंट्स का। और पर डे ऐसा मानना है कि 2000 से 3000 ml गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। पर डे 2000 ml से 3000 ml सिक्रीट होता है। और इसमें कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, म्यूकस वगैरह भी होते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया है। इसमें कुछ जो अगर हम बात करें HCl की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन HCl के वजह से आता है। अगर हम HCl की बात करें कि जो HCl होता है गैस्ट्रिक जूस में, उसका क्या रोल होता है। ये जो HCl होता है ना, इसके वजह से जो इनएक्टिव एंजाइम्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन डाइजेस्ट करती हैं। इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होती हैं वो HCl के वजह से एक्टिव हो जाती हैं। एक तो काम ये हो जाता है कि वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या करता है, इट किल्स, फूड में अगर गलती से माइक्रोब्स वगैरह आ गए तो ये उनको मार देगा। इट किल्स माइक्रोब्स ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। ठीक है, तो ये एक तरह से इम्यूनिटी भी हमें प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है? अब कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसके एपिथेलियम में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द एंडोक्राइन सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की वॉल होती है उसमें कौन कौन से एंडोक्राइनल सेल्स होते हैं ये भी हम लोग जान लें। तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 द बेसल पार्ट में, बेसल रीजन में जो सेल होता है वो होता है अर्जेंटैफिन सेल्स और गैस्ट्रिन सेल्स। अर्जेंटैफिन, अभी मैं डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। अर्जेंटैफिन सेल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स, गैस्ट्रिन सेल्स also called as G cells, also called as G cells, गैस्ट्रिन सेल्स या अर्जेंटैफिन सेल्स। ठीक है, क्लियर? ओके, देन दे हैव वन मोर। ये जो अर्जेंटैफिन सेल्स होते हैं ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं सीरोटोनिन। दे प्रोड्यूस अ केमिकल called as serotonin. They produce a chemical that is called as serotonin. Okay, clear? Okay, then they have another somatostatin भी और histamine वगैरह भी, ये भी chemicals, ये histamine हो गया। तो they also produce serotonin, they also produce histamine and they also produce somatostatin, एक और केमिकल सोमैटोस्टेटिन। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब हमारे डाइजेशन के लिए एक सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं। ये जब सिक्रीशंस होते हैं तो ये एक सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं डाइजेशन में, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के सेल्स, ये जो सीरोटोनिन है ना, ये एक
वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ये जो सीरोटोनिन है, ये जो सीरोटोनिन है, दिस सीरोटोनिन, ये जो सीरोटोनिन है, दिस इज ए वेसोकंस्ट्रिक्टर, दिस सीरोटोनिन इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? ये वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब ये होता है कि इट विल जस्ट स्टिमुलेट, इट ब्रिंग्स अबाउट कंस्ट्रिक्शन एंड इट स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल्स। वेसोकंस्ट्रिक्शन ये क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नैरोइंग वेसल्स को नैरो कर देता है। सीरोटोनिन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं नैरो हो जाते हैं और स्मूथ मसल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। सारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे विल पर काम नहीं करते, जो हमारे विल पर काम नहीं करते, वो अपने आप काम करते हैं, वो हमारे ब्रेन, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है। और सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन जो है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो सोमैटोस्टेटिन है ये सप्रेसर की तरह काम करता है। यानी जब हार्मोन्स का, ये एक तरह के हार्मोन्स हैं, तो जब हार्मोन्स का काम नहीं होता है तो ये सप्रेसर की तरह काम करता है। सोमैटोस्टेटिन इनके रिलीज को कम करने लगता है। ठीक है। और हिस्टामीन क्या करता है? जिस तरह से सीरोटोनिन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, उसी तरह से हिस्टामीन एक वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। तो हमारे जो स्टमक में ब्लड वेसल्स हैं, कभी कभी उनको वैसोडाइलेट करवाना है, कभी वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाना है, तो ये केमिकल्स रिलीज होंगे, अर्जेंटाफिन सेल्स से ये केमिकल्स रिलीज होंगे। और जब हमें जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलने वाले हार्मोन्स को सप्रेस करना हो कि अब इनका रिलीज बंद कर दिया जाए, इनकी जरूरत नहीं है, तो वो सोमैटोस्टेटिन उसका काम करेगा। अगर गैस्ट्रिन की बात करें तो ये क्या करता है? गैस्ट्रिन का अपना रोल है। गैस्ट्रिन का रोल यह है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कब करेगा? जब फूड आने वाला है तब, हमेशा नहीं करेगा। इसका जो स्टिमुलस है वो तब होगा जब स्टमक में जब फूड आने वाला है, तब स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को पता चल जाएगा और गैस्ट्रिन जो सेल्स, ये जो सेल्स होंगी जी सेल्स, ये स्टिमुलेट हो जाएंगी और ये जी सेल्स स्टिमुलेट होंगी तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देंगी और गैस्ट्रिक ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगा तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी सिग्नलिंग है कि गैस्ट्रिक जूस कब रिलीज करना है वो जी सेल्स डिसाइड करेगा। जी सेल्स के हाथ में है, जी सेल्स के सारा कंट्रोल जी सेल्स के पास है। जी सेल्स स्टिमुलेट हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे, गैस्ट्रिक जूस बनने लगेगा। हमें स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट कराना है तो अर्जेंटाफिन सेल्स सीरोटोनिन रिलीज करेंगे। जैसे ही सीरोटोनिन रिलीज होगा, स्मूथ मसल सेल्स क्या करेंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे। अगर हमें ब्लड वेसल्स को डायलेट कराना है, हम चाहते हैं कि हमारे स्टमक में ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो, तो हिस्टामिन रिलीज होने लगेगा। सोमैटोस्टेटिन, अब हम चाहते हैं कि ये हार्मोन्स अब इनका जरूरत नहीं है, तो ये क्या होंगे? सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा? इनको सप्रेस करने का काम शुरू कर देगा। गेटिंग? So these are type of cells which are present। तो G cells हो गए। G cells को हम कहते हैं कि ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं। ये G cells मतलब होते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले एंडोक्राइनल सेल्स हैं। एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स इनको बोलते हैं, G cells को। ठीक है। बाकी विटामिन B12 मैंने आपको बता दिया कि ये एक जो है इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, वो एब्जॉर्ब करवाता है। इसको हम कहते हैं साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। और विटामिन B12 का क्या इंपॉर्टेंस क्या होता है? विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट है? स्लाइड चेंज कर लेते हैं। विटामिन B12 किस लिए यूज होता है? विटामिन B12 का क्या रोल है? तो विटामिन B12 बेटा, जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 ये होता है साइनोकोबालामीन। और ये आरबीसीज, ये क्या, इसका मेन रोल क्या होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, आरबीसीज को फॉर्मेशन में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में साइनोकोबालामीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसा दिखेगा? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसा दिखेगा?
जस्ट हैव अ लुक। एक ये जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ इस तरह का होगा। हम सेल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सेल्स होंगे उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इपिथेलियल सेल्स का ही मॉडिफिकेशन है। तो ये इस तरह से इपिथेलियल सेल्स ये हो गए। कहीं कहीं पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस तरह से प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई। और जगह जगह पर कुछ सेल्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जी सेल्स कहाँ होंगे? बेस, ये मान लीजिए जी सेल्स हैं, ये जी सेल्स हैं, ठीक है। ये जो मैंने रेड रेड बना दिया ये जी सेल्स हैं, दीज आर जी सेल्स। आपको मालूम है कि जी सेल्स क्या करते हैं? ये क्या है? ये हैं जी सेल्स। जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज, गैस्ट्रिन सेल्स इनको बोलते हैं। और अर्जेंटैफिन सेल्स, अर्जेंटैफिन सेल्स भी यहीं पर होंगे। ये आपके मैंने ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा दिया, ये इधर ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाया है, दीज आर अर्जेंटैफिन सेल्स। तो ये हो गए अर्जेंटैफिन सेल्स। ये जो सेल है ये है अर्जेंटैफिन सेल्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और ये जो आप देख रहे हो ये ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस इज ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग हो गई। अब ऑक्जेंटिक सेल्स भी होंगे। तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ऑक्जेंटिक सेल्स ये यहां पर इस तरह से ये ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। ये इस तरह से यहां पर ये ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दीज आर ऑक्जेंटिक सेल्स। ये हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। पेराइटल सेल्स, ये जो आप देख रहे हो ये सब इपिथेलियल सेल्स है। ये न्यूक्लियस हो गया इनके अंदर, ये सब इपिथेलियल सेल्स हैं। दीज आर, सारे सेल्स में न्यूक्लियस तो होगा ही, सब इपिथेलियल सेल्स हैं। इसी में कुछ इपिथेलियल सेल्स जो हैं मॉडिफाई होकर जी सेल्स, अर्जेंटैफिन सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, और ये जो आप देख रहे हो दीज आर चीफ सेल्स। दिस इज व्हाट, ये जो सेल दिख रहे हैं आपको, ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये कौन से सेल्स हैं? चीफ सेल्स। ये चीफ सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स को क्या कहते हैं? पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, पेराइटल सेल्स भी इनको कहते हैं, इनको पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। और ये ल्यूमन हो गया, ये तो ओपनिंग हो गई, ये ल्यूमन हो गया ग्लैंड का। ये जो अंदर का पोर्शन है ये क्या हो गया? ये हो गया ल्यूमन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसका ल्यूमन हो गया। अर्जेंटैफिन सेल्स हो गए। अब कहीं कहीं पर म्यूकस सेल्स होंगे, कहीं कहीं पर ये इस तरह से मैंने ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कहीं कहीं पर जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होंगे जो म्यूकस सिक्रीट करते रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, डायग्राम शोइंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इसमें जो जी सेल्स हैं वो क्या करते हैं? ये जो जी सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट किसको करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, ठीक है। और जो एंडोक्राइनल सेल्स आप इसको कहते हैं ना, पेराइटल सेल्स क्या कहते हैं मैंने बता दिया, म्यूकोसल सेल्स क्या कहते हैं वो भी आपको बता दिया, चीफ सेल्स का क्या रोल है वो भी बता दिया। ये जो सोमैटोस्टेटिन सेल्स होते हैं, एक चीज और आप जान लो
कि एक और तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम डी सेल्स कहते हैं, जिनको हम कौन सा सेल्स कहते हैं, डी सेल्स कहते हैं। तो ये जो डी सेल्स होते हैं, ये मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां ये डी सेल्स हैं, दीज आर डी सेल्स, ये जो हैं ये डी सेल्स हैं। ये डी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डी सेल्स सोमैटोस्टेटिन, जो हमने सोमैटोस्टेटिन देखा था, सोमैटोस्टेटिन, डी सेल्स क्या करते हैं, सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सोमैटोस्टेटिन होता है ये स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है एसिड सिक्रीशन को। जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इट इनहिबिट्स एसिड सिक्रीशन। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर हो गया। कभी कभी क्या होता है कि एक अल्सर, हम लोग एक वर्ड जानते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है कि ये देखो, ये था हमारा ईसोफेगस और ये था हमारा स्टमक, और ये स्टमक था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम था। यहाँ पे ये जो रीजन है ये है हमारा डायफ्राम। ये क्या है, ये है डायफ्राम। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो है एसिड ज़्यादा होने की वजह से इस रीजन में, ये कार्डियक रीजन है, तो यहाँ पर HCl ज़्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर हमें एक ज़्यादा एसिड होने की वजह से एक बर्निंग इफेक्ट आता है। बिकॉज ऑफ मोर एसिड एक हमें बर्निंग इफेक्ट आता है। ठीक है, बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो कभी कभी वो कंफ्यूजन हो जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हार्ट में दिक्कत हो रही है, और उसको हम लोग कहते हैं हार्ट बर्निंग। हार्ट बर्निंग, ऐसा नहीं कि हार्ट बर्न हो रहा है, ये इफेक्ट जो है स्टमक के अंदर हो रहा है एसिड ज़्यादा हो जाने से। तो ये है बर्निंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ मोर एसिड, कभी ज़्यादा एसिड होने की वजह से। तो हार्ट इसके ठीक इसके ऊपर है, डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक है, इसके ऊपर हार्ट है, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम कहते हैं हार्ट बर्निंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेने से क्या होता है, जंक फूड ज़्यादा लेने से जो हमारा म्यूकस का लेयर होता है कभी कभी थिन होता है। यहाँ पर ऐसे ये वॉल में ये म्यूकस की लेयर है। तो म्यूकस की लेयर क्या करती है, ये जो एसिड होता है, ये म्यूकस के वजह से इस पर जो एसिड का अटैक होता है तो वो बच जाता है। हमारा हार्ट जो हमारा जो गैस्ट्रिक वॉल है वो क्रोड नहीं होती, क्योंकि ये म्यूकस की लेयर है। तो कभी कभी क्या होता है कि जंक फूड के वजह से, और जंक फूड लेते हैं ज़्यादा और म्यूकस की लेयर थिन हो जाती है, इन वजहों से जब म्यूकस की लेयर थिन हो जाएगी तो एसिड का अटैक इस पर होने लगेगा, इस रीजन पर एसिड का अटैक होने लगेगा जहां भी वो थिन हो जाएगी। तो थिन होने से एक प्रॉब्लम अपीयर हो जाएगी, वहां पे फिर वही सीवियर बर्निंग शुरू हो जाएगी। जब म्यूकस का लेयर थिन हो जाएगा तो एसिड जो होगी वो वहां पर बार बार आएगी, और ये एसिड इस स्टमक के वॉल को क्या करेगी, कोरोड करेगी, तो एक सीवियर बर्निंग होगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये एसिड जो वॉल है ना, ये परफोरेशन हो जाए, इसमें होल हो जाए, इसमें होल हो जाएगा। तो जो भी हम खाएंगे इस होल से बाहर निकल जाएगा, और फिर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह शुरू हो जाएगा। तो ये जो म्यूकस की लेयर है, ये अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं और बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है तो म्यूकस की लेयर थिन होती जाती है, थिन होती जाती है, थिन होती जाती है। और एसिड जो रिलीज होगा, ये एसिड, ये म्यूकस क्या करता है, एसिड से बचाता है। तो अब ये एसिड हमारे स्टमक की वॉल पर आने लगेगी, तो और हमारे स्टमक के वॉल में क्या करेगी, एक ओपनिंग बना देगी, एक ओपनिंग बना देगी, और जो भी फूड होगा इस ओपनिंग से बाहर चला आएगा। ठीक है, तो फिर इसको क्या करते हैं, इस ओपनिंग को सर्जरी से बंद कर देते हैं, और थोड़े समय के बाद यहाँ पर जब हम जंक फूड वगैरह बंद करेंगे तो म्यूकस की लाइनिंग फिर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी, तब हमें रिलैक्स मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टमक। थैंक यू।